बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी एस्पिरेंट्स। मुआवनीन हुज्जाज जिसमें सुपरवाइज़र और स्टाफ दोनों शामिल हैं, हम उसका कोर्स ऑफ़र करने जा रहे हैं और आज का हमारा फर्स्ट सेशन है इस हवाले से। और डिटेल में जाने से आपको पहले बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट पे ये आपको मुकम्मल कोर्स मिल जाएगा, जिसको आज से हम नए सिलेबस के मुताबिक स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स जो एक्सेस है वो एनरोल्ड एस्पिरेंट्स के लिए ही होगा और जो लेक्चर्स होंगे उनकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हम अवेलेबल करेंगे। शॉर्ट रिवीजन के लिए भी टॉपिक टू टॉपिक चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे ताकि आप इस शॉर्ट ड्यूरेशन में मुकम्मल तैयारी कर सकें। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम आपसे शेयर कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मुआवनीन हुज्जाज मुकम्मल ऑनलाइन जो तैयारी है नए सिलेबस के मुताबिक हम इसको ऑफ़र करेंगे। आज हम उम्रा और हज एक्ट 2024 उसके हवाले से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इस पे हम डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले इसका सेक्शन 1 है इस एक्ट का, जिसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस एक्ट का पहले आपको नाम का पता होना चाहिए, ये कहाँ तक एप्लीकेबल है और इसकी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट कौन सी है, कहाँ से ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इस हवाले से ये सेक्शन 1 हमें इस एक्ट का इंट्रोडक्शन देता है, एक तारुफ देता है, उसका फेस देता है, उसके नाम के बारे में हमें आगाही देता है। तो इसके फर्दर सब सेक्शन 3 है। सब सेक्शन 1 में इसका नाम का बताया गया है, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2024। तो चूँकि हज बड़ा होता है इसलिए हज से स्टार्ट हो गया। हज एंड उम्रा दोनों एक जो मुक़द्दस मकाम की एक ज़ियारत और जो रिचुअल्स होती हैं, एक ख़ास तरीक़ाकार है उनके हवाले से। तो ये आप एक तरतीब रख लें, हज यहाँ से हज से शुरू होगा, उम्रा एंड हज नहीं होगा बल्कि हज एंड उम्रा। और साथ में चूँकि रेगुलेशंस है और ये एक्ट है कि हज और उम्रा को रेगुलेट करने के हवाले से जो कानून साजी की गई 2024 में, ये उसका है। हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2024 इसका मुकम्मल नाम है। सब सेक्शन 2 में बताया गया है इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ पाकिस्तान। ये किसी एक ख़ास सूबे या वफाक तक नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी जो पाकिस्तान के अंदर एरिया आता है वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन होगी। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। यूँ ही 2024 में ये पास हुआ, इसकी एप्लीकेशन भी हो गई विदाउट एनी फर्दर डिले। जी, आगे चलते हैं। सब सेक्शन 2 यहाँ से शुरू होता है। इसके हमारे को 5-6 सेशन बनेंगे क्योंकि इसके अंदर कई सारी डेफिनेशंस हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना होगा। डेफिनेशंस के सेक्शन को सही तरीके से हम कवर करेंगे ताकि हम पूरे एक्ट की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए पॉसिबल हो सके। अफेक्टी का क्या मतलब होता है? लेट्स सपोज एक जगह पे कोई भी मौसम की चेंजेस आती हैं, ठीक है, कोई वबा फूट पड़ती है, तो जो भी उसमें लोग बसने वाले हैं उनकी सेहत पर अगर नेगेटिव असरात आ रहे हैं, वो इंसान है, जानवर हैं, जो भी होगा, उसके जो रहायशी होंगे उस ख़ास इलाके के जहाँ पर यह कोई ऐसी वबा फैलती है, कोई बीमारी आती है, कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है और उसके अफेक्ट जाते हैं, तो उसको अफेक्टी कहते हैं, यानी कि जिसके ऊपर उसका मेन असर है। अफेक्टी से यहाँ पे इस एक्ट के मुतालिक क्या मतलब लिया गया? मीन्स अ पिलग्रिम, यानी कि कोई ऐसा हाजी या फिर उम्रा करने का जो इरादा रखता है उसको हम पिलग्रिम कहते हैं। जो मुसाफिर होता है, जो ज़ियारात की तरफ सफ़र करता है, मक्का और मुकरमा की तरफ सफ़र करता है, मक्का और मदीना। मेन इसका मकसद क्या है? मीन्स अ पिलग्रिम और एन इंटेंडिंग पिलग्रिम, यानी कि ख़ुद जो उसमें शामिल हो चुका है, हाजी ही हम इसको कहते हैं। जो हाजी या फिर हज का इरादा रखने वाले, हु इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, यानी कि वो या तो ख़ुद अकेला या फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ या अपने ग्रुप के साथ सफ़र्ड हार्डशिप्स, यानी कि सफ़र्ड हार्डशिप, जिसको मसला दरपेश हो गया हो, जिसको माविन कोई ना मिला हो, जिसको कोई मदद दरपेश ना आई हो, फंस गया हो, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, उसको रिहाइश का मसला आ गया, उसको खाने का मसला आ गया। सफ़र्ड, जिसने सफ़र किया है इस मुश्किलात का और फिनंशियल लॉस या फिर उसको माली तौर पर कोई नुकसान हुआ है एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एनी एक्ट। ये हुआ क्यों? एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम हुआ या काम छोड़ दिया गया या डिफ़ॉल्ट हो गया या फ़्रॉड हो गया या कोई उसकी ड्यूटी ज़िम्मेदारी बनती थी, उसने उसको नेगलिगेट किया, नेग्लिजेंस हुई ऑफ एन ऑर्गेनाइज़र, यानी जो उस पूरे ग्रोह को हज पर लेके जा रहा था, एक ऑर्गेनाइज़र था जो उसकी ज़िम्मेदारियां बनती थी या जो उसको काम करना चाहिए था, वो
उसने नहीं किया या कोई ऐसा गलत काम कर दिया जिसकी वजह से ये जो एक इंडिविजुअल हो सकता है या पूरी एक जमात या ग्रुप हो सकता है, वो फिनेंशियल या फिर फिज़िकली हार्डशिप्स का उनको सामना दरपेश हुआ, या उनके साथ कोई फ्रॉड हो गया, या फिर उनके साथ उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। और ये हुआ किसकी तरफ से? एक ऑर्गेनाइज़र की तरफ से। अगर ऐसा होगा तो ऐसा हाजी या हज का इरादा रखने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? अफेक्टी कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशन एपलेट कमेटी। चूँकि एक मसला होता है तो उसकी अपील की जाती है और फर्दर उसको स्क्रूटनी करने के लिए कलेक्टिव माइंड के तौर पे जो समझदार लोग होते हैं उनके ऊपर मुश्तमिल ऑफिशियल लेवल पे एक कमेटी बना दी जाती है, बजाय इसके कि एक इंडिविजुअल का एक एक्शन हो, जो अफेक्टी हो वो अपनी दरख्वास्त देता है और कमेटी के सामने ये मामला दरपेश होता है। और फिर जब मामला सामने लेके आया जाता है तो उसके बाद इसको देखा जाता है कि आया इस मामले में जो है वो उस इंडिविजुअल को कहीं पे सेटल करना है या सेटल नहीं करना। सो इस हवाले से है कि बेसिकली अपील को देखने वाली, अपील को सुनने वाली एक कमेटी होती है। मींस अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। तो एपलेट कमेटी पे जहाँ कहीं पे भी इस एक्ट में जिक्र आएगा तो इट्स मीन कि इस एक्ट के मुताबिक जो कमेटी बनाई गई टू हियर एंड डिसाइड, ताकि वो सुन भी सके और उसके ऊपर फैसला दे सके अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी। यानी कि जो कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी है उसके सामने जो भी एक मामला दरपेश होता है किसी एक अफेक्टी को या किसी भी एक इंडिविजुअल की तरफ से इस पूरे प्रोसेस में, तो उसके सामने जब ये अपील आती है उसको सुना भी जाता है और उस पर फैसला दिया जाता है जो कंप्लेंट उनके सामने लाई जाती है, ताकि उसका कोई डिस्पोजल हो सके या उसकी जो है उसको अपने अंजाम तक लेके जाया जा सके। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है ब्लैक लिस्टिंग। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइज़र है या हज के बारे में जितना एहतमाम करने वाली एजेंसीज़ शामिल होती हैं, अथराइज्ड एजेंट्स होते हैं, बाद वक़्त वो गलत काम करते हैं। जो उनकी कमिटमेंट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पर कानून साजी होती है उसको वो फॉलो नहीं करते, उसकी वो वायोलेशन करते हैं। जब वो रिपोर्ट होती है और उन पर ये चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो उनको इस जो बिज़नेस में या फिर वो जिस एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं उसको उसमें से हटा दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। मीन्स टू इम्पोज बैन। इसका मतलब क्या होता है? बैन लगा देना। किस पर? ऑन अ पर्सन, एक इंडिविजुअल है तो उस शख्स पर, और सर्विस प्रोवाइडर, अगर एक कोई कंपनी है, फर्म है, फॉर डूइंग हज और उम्रा बिज़नेस, जो हज और उम्रा का बिज़नेस कर रहे हैं, परमानेंटली उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। और फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, डिपेंड करता है कि उसने कितनी वायलेशन की है, उसकी जो सीरियसनेस है या उस वायलेशन की जो है असरात क्या हैं, उसके इंटेंशंस क्या हैं। छोटी मोटी होगी तो थोड़े टाइम के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, महीने के लिए हो सकता है। अगर वो किसी फ्रॉड में या किसी नेग्लिजेंस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसको फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। सो इसके साथ आता है नेक्स्ट, अगली डेफिनेशन आती है कंपनी। कंपनी से मुराद कोई भी कंपनी जो 2017 एक्ट के मुताबिक, कंपनीज़ एक्ट के 2017 एक्ट के मुताबिक इस्टेब्लिश की गई है, और उसको हम क्या कहते हैं? कंपनी, जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होती है। सो मीन्स अ कंपनी एज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017, और ये 19 ऑफ 2017 एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। और इस एक्ट के मुताबिक वो रजिस्टर्ड हुई है, हज और उम्रा के हवाले से सर्विसेज दे रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज। और वो सर्विसेज दे रहे हैं पिलग्रिम्स यानी हाजियों को फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हज और उम्रा। हज और उम्रा इन दोनों में से किसी तरह की भी सर्विसेज देने में वो जो है अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं और एक कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड हैं, तो उस को हम कंपनी कहते हैं इस एक्ट के मुताबिक। नेक्स्ट चलते हैं, अगली डेफिनेशन इंशाल्लाह अगले सेशन में कवर करेंगे। आज के इस सेशन के लिए इतना ही। ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन भी था और इसमें आप लोगों को जो है इन्फॉर्म करना था, वो एस्पिरेंट्स जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अपनी तैयारी को वेल एंड टाइम करना चाहते हैं, आप मुअव्विनीन हुज्जाज कराम के लिए अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, तैयारी उनकी परफेक्ट हो सके, मेरिट में वो टॉप जगह पे अपनी प्लेस बना सकें, तो पहले दिन से हम तैयारी, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन काफ़ी शॉर्ट है, इस हवाले से आप जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और इस पर अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। अगर एनरोलमेंट का प्रोसीजर आपको नहीं पता, वेबसाइट के मेन पेज के टॉप पे उसका प्रोसीजर गिवन है, उसको फॉलो करते हुए आपको उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।